चलिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस मोड़ पर चलते हैं जब प्रार्थना और याचिकाओं की राजनीति पीछे छूट गई और सीधी कार्रवाई ने उसकी जगह ले ली। ये कहानी है एक ऐसे आंदोलन की जिसने विरोध के मायने हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। तो आखिर सवाल यही उठता है कि नक्शे पर खींची गई महज एक लकीर ने पूरे देश में आग कैसे लगा दी। चलिए उस चिंगारी से शुरू करते हैं जिसने इस पूरे राजनीतिक बवंडर को जन्म दिया। तो कहानी शुरू होती है साल 1905 से। ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीय राष्ट्रवाद का जो गढ़ था यानी बंगाल, उसके बीचों बीच एक लकीर खींच दी और उसे दो नए प्रांतों में बांट दिया। अच्छा, तो वाइसराय कर्जन ने दुनिया को जो वजह बताई वो तो बड़ी सीधी सादी थी। उन्होंने कहा कि बंगाल की आबादी जो कि लगभग 7 करोड़ 80 लाख है, वो इतनी ज्यादा हो गई है कि एक साथ उस पर शासन करना मुश्किल हो रहा है, यानी प्रशासनिक सुविधा। लेकिन असल कहानी तो बंद दरवाजों के पीछे थी। सरकार के जो अंदरूनी दस्तावेज थे उनसे साफ पता चलता है कि असली मकसद कुछ और ही था। ये एक क्लासिक फूट डालो और राज करो की रणनीति थी। बंगाल की एकता को तोड़ना ताकि राष्ट्रवाद की आवाज को कमजोर किया जा सके। अब इसका जो रिएक्शन हुआ वो वाकई में देखने लायक था, तुरंत और जबरदस्त। जिस दिन ये विभाजन लागू हुआ यानी 16 अक्टूबर 1905, उस दिन को शोक दिवस के तौर पर मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, एक दूसरे को एकता के प्रतीक के तौर पर राखी बांधी और सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए जुलूस निकाले। हाँ, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये विभाजन कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। ये तो पहले से सुलग रही आग में घी डालने जैसा था। सवाल यह है कि आखिर ये असंतोष इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया था। देखिए, विभाजन से ठीक पहले का जो एक दशक था ना, वो असल में दमन का दौर था। एक के बाद एक ऐसे कानून लाए जा रहे थे जो भारतीयों के अधिकारों को छीन रहे थे। प्रेस की आज़ादी पर लगाम लगाई गई, यूनिवर्सिटीज़ पर सरकारी कंट्रोल बढ़ा दिया गया और नेताओं को बिना मुकदमे के जेल भेजा जा रहा था। तो जाहिर है अन्याय की भावना बढ़ती ही जा रही थी। और सिर्फ राजनीतिक दमन ही नहीं था, इसके साथ साथ और भी कई चीज़ें हो रही थीं। देश में भयानक अकाल पड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में जापान के रूस पर जीत जैसी घटनाओं ने ये साबित कर दिया था कि यूरोपीय देशों को हराया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, लोगों का अब नरमपंथियों के प्रार्थना और याचिका वाले तरीकों से भरोसा उठता जा रहा था। तो इस विभाजन के जवाब में जो आंदोलन खड़ा हुआ वो था स्वदेशी आंदोलन, और इसने स्वतंत्रता संग्राम में एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी अध्याय जोड़ दिया। अब लक्ष्य सिर्फ छोटे मोटे सुधार करवाना नहीं था, बल्कि कुछ बहुत बड़ा था। और इसी आंदोलन ने पहली बार एक लक्ष्य को बिल्कुल साफ साफ सामने रखा, और वो लक्ष्य था स्वराज, यानी अपना शासन। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब बात सुधारों की नहीं बल्कि आजादी की हो रही थी। ये सिर्फ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये तो एक पूरा प्लान था। एक तरफ विदेशी चीजों का बहिष्कार करो, उनकी होली जलाओ, दूसरी तरफ स्वदेशी अपनाओ, अपने बैंक, अपनी मिलें, अपने कारखाने खोलो, और तीसरा सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करके अपने राष्ट्रीय कॉलेज बनाओ। मकसद साफ था, अंग्रेजी शासन को हर स्तर पर असंभव बना देना। और इस आंदोलन की सबसे खास बात ये थी कि ये सिर्फ कुछ नेताओं तक ही सिमटकर नहीं रह गया था। पारंपरिक त्योहारों और लोकगीतों के जरिए राजनीतिक संदेश घर घर पहुंचाया गया। छात्र, मजदूर और पहली बार शहरी मध्य वर्ग की महिलाएं भी सड़कों पर उतरी। ये सच में एक जन आंदोलन बन गया था। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस नई आक्रामक ऊर्जा ने राष्ट्रवादियों के बीच ही एक गहरी खाई खोद दी, एक ऐसी दरार जिसका फायदा उठाने के लिए अंग्रेज सरकार पूरी तरह तैयार बैठी थी। तो देखिए, यहीं पर आंदोलन की जो सबसे बड़ी दरार थी वो सामने आती है। एक तरफ थे उदारवादी या नरम दल जो ब्रिटिश राज के अंदर ही संवैधानिक सुधार चाहते थे। दूसरी तरफ थे उग्रवादी या गरम दल जिनका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज, और इसके लिए वो बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे रास्ते अपनाने को तैयार थे। और ये जो आपसी खिंचतान थी, ये आखिरकार 1907 के सूरत अधिवेशन में फट पड़ी। कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। इस घटना को सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, और इसने राष्ट्रीय आंदोलन की एकता को एक बहुत बड़ा झटका दिया। अब जैसे ही राष्ट्रवादी बटे, अंग्रेज सरकार को तो मानो मौका मिल गया। उन्होंने अपनी मशहूर गाजर और छड़ी वाली नीति अपनाई।
गरम दल के नेताओं पर तो छड़ी चलाई गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, देश निकाला दे दिया गया, और नरम दल को शांत करने के लिए गाजर दिखाई गई, यानी मॉरलेमेंटो सुधारों जैसे छोटे मोटे संवैधानिक बदलावों का लालच दिया गया। तो 1908 आते आते आंदोलन का जो खुला दौर था वो तो खत्म हो गया था, लेकिन इसकी गूंज दशकों तक सुनाई देने वाली थी। हाँ, इतनी जबरदस्त शुरुआत हुई, लेकिन फिर भी 1908 तक आते आते ये आंदोलन बिखरने सा लगा। अब सवाल उठता है, ऐसा हुआ क्यों? तो इसके पीछे कई वजहें थी। एक तो सरकार ने बहुत बेरहमी से इसे कुचल दिया। दूसरा, सूरत विभाजन से संगठन कमजोर पड़ गया था। ज्यादातर बड़े नेता या तो जेल में थे या देश से बाहर। और ये आंदोलन किसानों और मुसलमानों के एक बड़े तबके को अपने साथ नहीं जोड़ पाया था। तो क्या इसे एक फेलियर माना जाए? बिल्कुल नहीं। इसे सिर्फ एक विफलता के तौर पर देखना पूरी कहानी को नज़रअंदाज करने जैसा होगा। अपनी तमाम कमियों के बावजूद ये भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा और स्थायी मोड़ था। भले ही आंदोलन उस वक्त दब गया, लेकिन इसने स्वतंत्रता संग्राम की पूरी सोच ही बदल दी। इसने स्वराज को संघर्ष का केंद्र बनाया, निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे नए हथियार दिए और छात्रों, महिलाओं और मजदूरों को राजनीति की मुख्य धारा में ले आया। असल में इसने आने वाले गांधीवादी आंदोलनों के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर दी थी। तो आखिर में नरम दल और गरम दल के बीच की ये बहस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है कि असली बदलाव धैर्य के साथ किए गए सुधारों से आता है या फिर व्यवस्था को चुनौती देने वाली क्रांतिकारी कार्रवाई से।